टीटीपी। आईटीपी और टीटीपी ना, आईटीपी इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या? डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि बाकी जितनी भी हम डिजीज है उनको रूल आउट करते हैं। अगर कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रही तो लास्ट में हम क्या बनाएंगे? आईटीपी। ठीक है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा। अच्छा, आईटीपी और टीटीपी में फर्क क्या है? आईटीपी का भी ये जो ऊपर ट्रायड हमने पढ़ा कि क्या होगा आईटीपी में हमारे साथ? रीनल इन्वॉल्वमेंट, लो प्लेटलेट्स, ये देखिए ये वाला, ये हमने एचयूएस में पढ़ा। ठीक है, और माहा, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, ये ट्राइएड है। अगर इस ट्राइएड के साथ दो और फीचर एड्स हो गई, यानी फीवर प्लस न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, तो वो फिर हमारे साथ क्या बन जाती है? टीटीपी। ठीक है। अच्छा, आईटीपी की ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आईटीपी की पेशेंट प्रेजेंट होता है और हम देखते हैं प्लेटलेट्स को, दो ही चीजों के साथ प्रेजेंट होता है। एक तो पिटिकल रेश होगा और साथ क्या होगी? लो प्लेटलेट्स होगी। फिर हम प्लेटलेट्स को देखते हैं कि कितना लो है। अगर प्लेटलेट्स लेस देन 30,000 हो तो उस कंडीशन में हम फिर क्या देंगे? स्टेरॉयड देंगे। अगर मोर देन 30,000 हो तो उसमें हम फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी आईवी रिहाइड्रेशन। अगर एक पेशेंट है वो स्टेरॉयड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो उस कंडीशन में फिर हम इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ठीक है, अगर लेस देन 30,000 हो प्लेटलेट्स तो हम क्या देंगे? स्टेरॉयड। अगर मोर देन 30,000 हो हम क्या देंगे? सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अगर इनटॉलरेंट स्टेरॉयड फिर हम क्या देंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है इस टेबल में, ये देखिए। अच्छा, नेक्स्ट है child develops petechiae in the legs in his history of upper respiratory tract infection. Lab shows normal CPC except platelets count. यानी सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट लो है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई प्लेटलेट्स की वो नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। अगर लेस देन 30,000 हो तो हम क्या देंगे? स्टेरॉइड या आईवी आईजी। अगर मोर देन 30,000 हो तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। चाइल्ड विद वाटरी डायरिया, हिस्ट्री ऑफ सिक कंटेक्ट। ठीक है, मतलब किसी और बच्चे को ऑलरेडी डायरिया थी तो उसके साथ कांटेक्ट में आ गया, अब इस बच्चे को भी हो रही है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। 5-year-old boy has right upper quadrant pain plus normal bowel sound. Lab show severe drop in hemoglobin and increased reticulocyte count. Blood smear report टारगेट सेल इन इंक्लूजन बॉडी डायग्नोसिस। ये हमारे साथ सिकल सेल डिजीज है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा होगी। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है? रेटिकुलोसाइट इज एक्चुअली इमेच्योर आरबीसी। ठीक है, अब अगर मेच्योर आरबीसी से सिकल्स बन रही है यानी नॉर्मल बन रही है तो क्या होगा कि एरिथ्रोपोइसिस होगा बोन मेरे से, और इमेच्योर आरबीसी आएंगे। ठीक है, तो उसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें टारगेट सेल या इंक्लूजन बॉडी या होल जोइल बॉडी कोई भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको दे सकते हैं केस में। अच्छा, ये टेबल में इन्होंने दी है, एक मिनट मैं थोड़ा जूम करूं। अच्छा, एक तो पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा? एक मिनट। अच्छा, ये सिकल सेल डिजीज की साइन सिम्टम है। देखिए, सिकल सेल में क्या होता है? आरबीसी सिकल्स की तरह बन जाते हैं। जब आरबीसी सिकल्स की तरह बन जाए, एबनॉर्मल बन जाए, तो उसको ना नॉर्मल स्मॉल वेसल्स के थ्रू जाना मुश्किल हो जाती है। नॉर्मली आरबीसी बाइकन की शेप की होती है ना, वो इजीली थ्रू वेसल्स जा सकती है। लेकिन अगर शेप एबनॉर्मल हो जाए, सिकल की तरह बन जाए, तो ये जो नॉर्मल जो स्मॉल वेसल होते हैं वहां पे ये स्टक हो जाते हैं। जब ये वहां पे स्टक हो जाते हैं तो जहां पे ये स्टक हो जाते हैं उसी आर्गन की ये फिर क्या होती है? हमारे साथ साइंस सिम्टम्स आती है। लाइक अगर लंग्स में हमारे साथ छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, वहां पे ये स्टक हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम किस चीज को होता है? जब हमारे साथ ये जो आरबीसी है वो वहां पे कैपिलरीज में स्टक हो जाए।
इसी तरह प्राइप्रिज्म ये जो पिनाइल वेसल्स हैं कैपिलरी, वहां पे अगर ये स्ट्रक हो जाए तो वहां पे जो इसकी साइन सिम्टम होती है, लॉन्ग टाइम इरेक्शन होती है प्राइप्रिज्म, या पेनफुल इरेक्शन होती है प्राइप्रिज्म उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, प्राइप्रिज्म होता है। इसी तरह अगर ब्रेन को इन्वॉल्व करे स्ट्रोक हो सकता है, अगर फिंगर्स की टिप को इन्वॉल्व करिए या फिंगर्स को इन्वॉल्व करें तो फिर क्या हो सकता है, वहाँ पर डेक्टिलाइटिस हो सकती है। तो ये सारी मेन जो चार चीजें हैं ना, चार चीजें, इन इन चार चीजों के साथ आपको केस में दिया होगा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, प्राइप्रिज्म, स्ट्रोक या डेक्टिलाइटिस, ठीक है। आपको केस इस तरह दिया होगा कि एक पेशेंट है, फटीग है, एनीमिक है, वीकनेस है, फेलर है, और साथ उसको एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की फीचर देंगे, या प्राइप्रिज्म की देंगे, या स्ट्रोक की देंगे, या डेक्टिलाइटिस की देंगे, ठीक है। तो आपसे फिर पूछेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, या हम किस तरह डायग्नोज करेंगे, या हम किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे। डायग्नोज हम किस तरह करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोज हमारे साथ एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। फिर इसी में भी हम करते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और ब्लड स्मीयर पे आपको क्रेसेंट शेप या सिकल शेप आरबीसी मिलेंगे, और साथ टारगेट सेल, हॉल ज्वेल बॉडीज या इंक्लूजन बॉडीज आपको मिलेंगे। ट्रीटमेंट में हम जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, रिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ गई ना सिकल सेल डिजीज की। अच्छा, नेक्स्ट इज चाइल्ड विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड पेन, व्हाट्स द डायग्नोसिस। देखिए, अगर लॉन्ग हिस्ट्री हो ना, ये कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन क्रोनिक हिस्ट्री अगर दे दे तो हमारे साथ जियरडियासिस है, एक हमारे साथ एमीबियासिस है, वो लेस देन 14 डेज में होती है, लेकिन ये क्रोनिक है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, जियरडियासिस। एक हमारे साथ एमीबियासिस है, एक जियरडियासिस है। ये देखिए, ये क्वेश्चन सही दिया है। Young girl has prolonged watery diarrhea. She is fussy about food and only drinks 3 pints of goat milk per day. Labs show low HB and high MCV. देखिए, हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीबीसी डायग्नोसिस किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम एचबी को देखेंगे, अगर एचबी लो है फिर हम देखेंगे एमसीवी को। अगर एमसीवी लेस देन 76 है तो उसकी 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। कौन सी है, रिमेंबर, निमोनिक टेल, TAIL, टी से थैलेसीमिया, ए से एनीमिया क्रोनिक डिजीज, आई से सॉरी, आई से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एल से लेड पॉइजनिंग या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर एमसीवी मोर देन 96 हो तो उसमें हमारे साथ फिर दो कंडीशन आते हैं, फोलिक डिफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन B9 और विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी। फिर दोनों में से हम विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। फिर इन दोनों में से हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर हमारे साथ पेशेंट न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट के साथ प्रेजेंट होता है तो फिर वो हमारे साथ क्या हो सकता है, विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी हो सकता है। और साथ अगर लेब पे करना चाहे तो उसमें हमारे साथ हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल आएंगे। इसी तरह अगर हम टेल को यानी लेस देन 76 एमसीवी है और उसको हम डिफरेंशिएट करना चाहे या डायग्नोस करना चाहे कि कौन सी स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम अगर आयरन सप्लीमेंट देते हैं, आयरन सप्लीमेंट से वो इम्प्रूव नहीं हो रहा पेशेंट, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस और थैलेसीमिया। और इनीमिया क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज ऑलरेडी किसी में चल रहा हो तो उसमें हमारे साथ इनीमिया आएगी। इनीमिया क्रोनिक डिजीज होती किस तरह है, देखिए, जब हमारे साथ कोई क्रोनिक डिजीज चल रही हो ना तो उस कंडीशन उस दौरान क्या होता है कि बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करता है कि वो आरबीसी को छुपाते हैं, हाइड कर देते हैं। तो उसको ये लगता है कि ये हमारे साथ क्या करेगा, ये जो डिजीज ऑलरेडी चल रही है वो आरबीसी को डैमेज करेगा, तो वो आरबीसी को हाइड करेगा। जब आरबीसी को हाइड करेगा तो आयरन डिफिशियंसी आएगी, लेकिन फेराटिन वो नॉर्मल होगी या ज्यादा होगी। फेराटिन क्या है, फेराटिन इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। अच्छा, ये इस केस में क्या है, लेब शोज लो एचबी हाई एमसीवी यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
अब काज किए हैं जियारिया इन्फेक्शन, ठीक है। जियारिया में क्या होता है, देखिए विटामिन बी 12 कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होती है, विटामिन बी 12 टर्मिनल इलियम पे रीअब्जॉर्ब होती है। अगर एक पेशेंट है उसको डायरिया है, लूज मोशन है, तो वहां पे विटामिन बी 12 रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्रोनिक इन्फेक्शन में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो सकती है, तो हमारे साथ क्या है, जियारिया इन्फेक्शन, क्योंकि वो टर्मिनल इलियम को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। देखिए इन्होंने नीचे लिखा दिया, देखिए giardia cause high MCV because it prevents absorption of vitamin B12, most common cause of chronic watery diarrhea, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर, सपोर्टिव एंड अवॉइड इंसिड इन एस्पिरिन। डेंगू मस्कीटो टाइम ऑफ एक्टिविटी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। साइंस नहीं है, अच्छा। 2-3 years old presented with watery diarrhea, cramps, dehydration after being exposed to colleague with same presentation, already हम पढ़ चुके हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, मिक्स पेशेंट फिर उसी का है, रोटा वायरस फिर उसी का है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना कि हम डायरिया में कोई एंटीबायोटिक नहीं देंगे until it becomes bloody diarrhea। ब्लडी डायरिया भी अगर इकोलाई की वजह से हो, उस कंडीशन में भी हम फिर क्या नहीं देंगे, एंटीबायोटिक नहीं देंगे, क्योंकि दैट कैन लीड टू HUS, हेमोलिटिक यूरिनिक सिंड्रोम, ठीक है ना। तो जहां भी आपको डायरिया का केस आ जाए और नॉन ब्लडी डायरिया हो, तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, न्यूनेट विद विजाइनल म्यूकोइड डिस्चार्ज एंड कंसर्न मदर व्हाट टू टेल हर, रीअश्योर करेंगे। बाद औक़ात न्यूनेट्स में विजाइनल डिस्चार्ज होती है या ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होती है, तो हम रीअश्योर करेंगे। फेवरेज चाइल्ड, टेम्परेचर 38, कव बायलेटरल इनफिल्ट्रेटेड ब्लड, नथिंग एल्स मेंशन। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे। देखिए ये अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो अगर फीवर भी है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, बजट फिल्ट्रेट भी है, तो ये हमें कैसे पता चले कि ये वायरल इन्फेक्शन, ये तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर इन्होंने RSV मार्क किया, ये रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसलिए रीअश्योर करेंगे या सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। 8 month old with asymmetrical breast enlargement and no other symptom, what is the cause? ऑलरेडी बताया क्या करके किया हो, विजाइनल डिस्चार्ज हो या ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो, रीअश्योर करेंगे। चाइल्ड विद बर्थ वेट 3.5 kg, now weighing 3.1, breastfeed about 3 times every 15 minutes, advised to mom, रीअश्योर करेंगे that R is well, मतलब फॉलो अप करेंगे, ठीक है। 2 weeks old child suddenly had erythematous rash on his body, the child was not febrile and he was stable। एक बच्चा है ना, उस पे अगर कोई ऐसा रेश आता है, erythematous रेश आता है, और कोई फीवर नहीं है, कोई फिब्राइल नहीं है, बच्चा स्टेबल है, तो हम जस्ट रीअश्योर करेंगे और फॉलो अप करेंगे। ये हमारे साथ क्या होता है, एरिथीमा न्यूनिटम टॉक्सिकोरम, ये यहाँ पे लिखा है, एरिथीमा टॉक्सिकम न्यूनिटेरम। ये देखिए इज अ कॉमन rash in neonates, it happens in up to half of newborns carried to term, usually between day 2 to 5 after birth. It does not occur outside the neonatal period. Erythema toxicum is characterized by blotchy red spot on the skin with or lying white or yellow pupil or pustule। नीचे पिक्चर दिया हुआ है, वो फिर हम देख लेंगे कि एरिथीमा टॉक्सिकम न्यूनिटेरम किस तरह है। अच्छा जस्ट हम रीअश्योर करेंगे। म्यूकस विजाइनल डिस्चार्ज फिर वही है, रीअश्योर करेंगे। चाइल्ड प्रेजेंटेड टू प्री डायग्नोस्टिक क्लिनिक विद सिस्टोलिक इंजेक्शन मेमो। अच्छा बाद औकात क्या होता है कि पेशेंट प्रेजेंट होता है मरमर के साथ, लेकिन उससे कोई साइन सिम्टम नहीं होता। जब बच्चा मरमर के साथ प्रेजेंट करे और कोई सिम्टम्स ना हो, कोई साइन सिम्टम्स ना हो, तो उसको हम इनोसेंट हार्ट मरमर बोलते हैं और रीअश्योर करेंगे। ये बाद औकात इस तरह होता है कि एक बच्चे को फीवर होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है और साथ मरमर के साथ प्रेजेंट करता है, तो हम उसको फॉलो अप करेंगे। आफ्टर ट्रीटिंग दैट डिजीज, फिर हम दोबारा देखेंगे कि वो मरमर है, कंटिन्यू है या वो चला गया, तो इसको हम
इनोसेंट मर्मर बोलते हैं, ठीक है, जस्ट फॉलो अप करेंगे। Child with 15 months can only babble and his mother is afraid because he cannot say 2 3 words sentence. Here it is done when he was 5 month old and was normal. This देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि बच्चों में हम सबसे पहले कौन सा टेस्ट करते हैं, बच्चों की जो हम टेस्ट करते हैं ना कि डिजीज वगैरह को देखने के लिए या एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए, तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो हमारे साथ हेयरिंग लॉस की टेस्ट होती है, यानी हेयरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जस्ट बेबल ओनली बेबल एंड हिज मदर इज ग्रेट बिकॉज ही कैन नॉट से 2 3 वर्ड। 15 मंथ की बच्चे में ये नॉर्मल है कि वो नहीं बोल सकते हैं 2 3 सेंटेंसेस। तो हम कब देखेंगे, एक 24 मंथ, वो जब हम माइलस्टोन पढ़ेंगे वहां पे ये सब चीजें हैं, एक क्लियर हो जाएगी वहाँ पे कि कौन सी मंथ पे बच्चा किया करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट is child present with fever, vomiting and diarrhea on examination. Chest there is reduced air entry to right side and murmur was here. The child CS in chest examination appears normal. What is the management of murmur? देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना कि बाद एक्यूट डिजीज के बाद पेशेंट प्रेजेंट होता है तो उसको मरमर होते हैं। तो मरमर को हम कब देखेंगे, जब वो सिम्टम सबसाइड हो जाए, वो उस डिजीज को ट्रीट करें, तो उसके बाद दोबारा देखेंगे कि मरमर है या नहीं है, वो इनोसेंट मरमर थे या कोई एबनॉर्मेलिटीज चल रही है। अच्छा, 3 year old are going for dental operation head murmur when he strain and disappear in sitting, what to do? Reassure करेंगे वही मरमर है, innocent murmur। Asymptomatic child scheduled for a dental procedure on examination found to have a murmur that changes with position, what to do? वही है। Uh, Child 3 year old fell from bed, immediately cried afterwards, vomited twice, headache, physical examination, annual examination normal। देखिए अगर एक बच्चा गिरता है ना बेड से, तो हमने 2 3 चीजों को देखना है। एक तो हाइट को देखना है, यहाँ पे हाइट इन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 सेंटीमीटर इस तरह कुछ दिया है, लेकिन मैंने कहीं और भी देखा था 3 मीटर 3 फीट है। अगर एक बच्चा 3 फीट ऊंचाई से गिरे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीटी करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर बच्चा गिरे, हाइट कम हो लेकिन गिरे और गिरने के बाद मोर देन 2 टाइम्स वॉमिट करे, फिर हम क्या करेंगे, सीटी करेंगे। अगर लेस देन 3 टाइम्स वॉमिट करे तो फिर हम जस्ट ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सीटी नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन में कितना, 4 to 6 आवर में हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। ये कि बस आप याद रखना है कि कितनी बार तो उसमें वॉमिट की है। अगर मोर देन 3 टाइम हो तो फिर हम सीटी पे जाएंगे। चाइल्ड वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद, इसके अलावा अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो या एक्सपेंडिंग हेमाटोमा हो, तो या ओपन फ्रैक्चर हो, तो उस कंडीशन में तो हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक बच्चा अगर आपके पास प्रेजेंट हो क्लिनिक में और वो गिरा हो, कोई अपेरेंटली कोई साइन सिम्टम ना हो, एक तो आपने पूछना होता है कि कितनी गिराई से गिरा है, ऊंचाई से गिरा है, और वोमिटिंग की है या नहीं की है, अगर की है तो कितनी बार की है। Child was brought to the hospital with airway swelling and skin lesion all over the body. The mother started he was in party at his friend house. देखिए ये सेम केस आपको ऐसा भी देते हैं कि बच्चा खेल रहा था और इस उसको एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई, ये वो, तो हमारे साथ क्या होती है, हमारे साथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फूड की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, एयरवे स्वेलिंग इन स्किन लेजन आ गए, स्किन लेजन आ गए, द बॉडी एंड द मदर, ये नहीं आर्टिकेरा जैसा लेजन आती है, आर्टिकेरा जिस तरह होती है ना, तो उसी तरह लेजन आ गई। तो ये हमारे साथ क्या है, एलर्जी है, फूड एलर्जी। इफ लैंग्वेज डिले टू हेयरिंग टेस्ट, व्हाट टू बी सीन इन न्यूनेट, 3 चीजें देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं, हमें 3 ये मेटाबॉलिक डिजीज, हाइपोथायरायडिज्म, हेयरिंग, लेकिन हेयरिंग इज द फर्स्ट वन we do in neonates. Clear case of congenital prolonged QT syndrome, Jarvell and large Nielsen syndrome is associated with sensorial hearing loss. ये हमारे साथ एक सिंड्रोम है जिसको हम जारवेल लार्ज निल्सन सिंड्रोम बोलते हैं या प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि
जो हमारे साथ ईसीजीपी क्यू टी सेगमेंट होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, और ये एसोसिएटेड है किसके साथ, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट के साथ, और साथ इसमें हेयरिंग लॉस होती है, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, ये देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव है। और एल क्यू टी एस यानी इसमें ये होता है कि क्या जो क्यू टी इंटरवल होता है, क्यू टी देखिए ये प्रोलॉन्ग क्यू टी सेगमेंट होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, और सेंसरी हेयरिंग लॉस के साथ भी एसोसिएशन होती है। अगर एक बच्चा ऐसा प्रेजेंट करे कि उसको हेयरिंग लॉस हो और एरिथमिया हो, तो हमने क्या करना होगा, हमने प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम को रूल आउट करना होगा ईसीजी के थ्रू। So next है 2-year-old child can't talk probably and does not understand he have decreased hearing. The what first test you want hearing loss? Baby abdomen distended. What is the first investigation? अल्ट्रासाउंड। बच्चों में हम हमेशा ही अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर एपेंडिसाइटिस का या कोई ऐसा केस है तो हम क्या करेंगे, उसमें खैर सीटी करेंगे। जो भी डिस्टेंट स्टेज में और इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। Newborn word to examine hearing loss. Child has connected sign. What you have expect that you tell his parents. Uh, देखिए व्हाट इज कर्निकटेरियस। कर्निकटेरियस जब हमारे साथ बिलरुबिन बेसल गिल्ले में डिपॉजिट हो जाए उसको हम कर्निकटेरियस बोलते हैं। बिलरुबिन कहाँ से आता है, बिलरुबिन आता है आरबीसी की मेटाबॉलिज्म से आता है। जब आरबीसी की मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी, बिलरुबिन ज्यादा होगी, पेशेंट प्रेजेंट करेगा जॉन्डिस के साथ, येलो स्क्लेरा, येलो स्किन। और अगर इतनी ज्यादा हो जो बिलरुबिन की लेवल के ऊपर ब्रेन में यानी बेसल गेंगले में डिपॉजिट हो जाए, उसको हम फिर कर्निकेरस बोलते हैं। तो जब बेसल गेंगले में डिपॉजिट हो जाए तो हमारे साथ क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट साथ आते हैं। यानी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट में क्या होती है, sensory hearing loss, chorioidiopathy, cerebral palsy, gaze abnormalities, यानी सीएनएस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, 15 month old पेरेंट्स, देखिए ये जो बाकी चीजें दी ये भी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हमने क्या करना है, हेयरिंग लॉस को रूल आउट करना है। 15 month old पेरेंट कंसर्न अबाउट हिज डेवलपमेंट दैट ओनली बेबल्स एंड कांट से 2-3 वर्ड्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 24 मंथ से फिर दोबारा रीएवैल्यूएट करेंगे। 3-year-old boy came with his mother. She is concerned he might have abnormal development. He goes to daycare, understand only 2 words, command, and strangers can understand only 75% of his start. Your action. Reassure करेंगे at the age of 48 months. ठीक है, ये माइलस्टोन का जब हम करेंगे उधर समझ आ जाएगी। ठीक है, न्यू बोर्न एग्जामिनेशन, विजन और हेयरिंग लॉस, एस्पायरेशन में कोई ट्रीटमेंट क्या है, सरफेक्टेंट है। ठीक है, अगर एस्पायरेशन हो जाए मेकोनियम की तो हम क्या करते हैं, सरफेक्टेंट देते हैं, क्योंकि सरफेक्टेंट कैन ब्रेक डाउन द मेकोनियम। ठीक है, सरफेक्टेंट लवाज या सरफेक्टेंट ट्रीटमेंट में भी है, वेंटिलेटर सपोर्ट, और अगर सीवियर हो तो उसके लिए फिर हम नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं। ये देखिए, ऑक्सीजन थेरेपी, असिस्टेड वेंटिलेशन, सिडेशन, और उसके बाद किए जाएंगे सरफेक्टेंट देंगे। Mom comes to your clinic with her neonate who is 1 week of age. She is worried because her neonate lost 1.5 kg from his birth. Reassure करेंगे। कोई बता सकते हैं ये क्या है? दिस इज एरिथीमा न्यूनेटेरम टॉक्सिकोम, ये ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे। इन्फेंट विद एरिथेमेटस मिक्यूल ऑन, एक होता है मिक्यूल, एक होता है पेप्यूल। मिक्यूल जस्ट फ्लैट लेजन होता है। देखिए ये फ्लैट है ना, इसमें लेजन कोई रेज नहीं है। ठीक है, फ्लैट है, जस्ट कैन अंडरनीथ आपको रेज नजर आ रही है। ठीक है, एक होते हैं पेप्यूल।
पेप्यूल जब रेज हो, ठीक है, तो उसको हम पेप्यूल बोलते हैं। एरिथमेटस मिक्यूलर, एरिथमेटस बेस एंड बैक एंड ट्रंक, ये हमारे साथ क्या है यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, केस ऑफ वाटरी डायरिया, व्हाट इज द क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी। देखिए, आपने वॉमिटिंग और डायरिया के साथ किस तरह याद रखना है कि कहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। डी फॉर डायरिया, डी फॉर एसिडोसिस, एसिडोसिस में भी डी आती है और डायरिया में भी डी आता है। कहीं भी आपको डायरिया का केस दे तो वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर वोमिटिंग का केस दे वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वोमिटिंग में होती है, और डी फॉर डायरिया, डी फॉर एसिडोसिस, यहाँ पे क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और साथ हाइपोकेलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया होती है, ठीक है। एसिड बेस आते हैं कि नहीं, कर लें। टू बी गो थ्रू एसिड बेसिस कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है, प्राइमरी मदर वरीड अबाउट 6 वीक बेबी ही स्टिपिंग, स्टिपिंग नहीं, स्पिटिंग, स्पिटिंग आर द फार्मूला सिंस बर्थ। बाद बच्चे ना वोमिट करते हैं, जो भी दूध पीते हैं और उसको वोमिट करते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स होती है बच्चों में। तो हमने क्या करना होता है, बच्चे को शोल्डर पे रख के कमर पे थोड़ा हाथ से मारना है, ताकि वो नीचे चला जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। ये इसको बोलते हैं बर्पिंग द बेबी इन सीमी सिटिंग व्हाइल फीडिंग। ये नीचे क्वेश्चन हो, ये ठीक है। एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन नियर टू द प्रीवियस आस्क अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बर्पिंग द बेबी, कमर पे भी आराम आराम से मारना, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। एंड सीमी सिटिंग व्हाइल फीडिंग, ठीक है। सीमी सिटिंग पोजीशन में बच्चे को रखना चाहिए फीडिंग करते वक्त। 9 year old बॉय विद ग्रोथ पेन्स मैनेजमेंट। देखिए, अक्सर आपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स को देखे होंगे कि बच्चा आता है, उसको रात को पेन होता है पाँव में, लेग्स में। तो ये हमारे साथ इन ग्रोइंग पेन है, इन ग्रोइंग पेन बोलते हैं इसको, या ग्रोइंग पेन या ग्रोथ पेन, या इन्होंने ग्रोथ पेन लिखा है। तो इसमें हम जस्ट रीअश्योर करेंगे। अगर हम वो इंसिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो अगर दवाई आप किसी को नहीं दे रहे तो फिर आप वो बोलते कि इसको कुछ नहीं आता, तो ब्रूफीन वगैरह फिर दे सकते हैं। इन्फंटाइल कोलिक, इन्फंटाइल कोलिक क्या होते हैं, बच्चे अक्सर रोते हैं, गैस बन जाती है पेट में। तो ये नॉर्मल होता है, 6 वीक से स्टार्ट होती है 6 मंथ तक, ठीक है। तो इन्फंटाइल कोलिक में किसी ड्रॉप की जरूरत नहीं होती। इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रॉप्स आए हैं, लेकिन गाइडलाइन के थ्रू अगर हम जाएंगे तो किसी ड्रॉप देने की जरूरत नहीं है। जस्ट रीअश्योर करेंगे, ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स। ये जितने भी क्वेश्चन नीचे दी हुई है इन्फेंटाइल कोलिक्स की है। किस तरह आप डायग्नोज करेंगे इन्फेंटाइल कोलिक्स को, बच्चा जब रोएगा अपने पाँव को एब्डोमेन की तरफ लेके आया, जिस तरह लेग शिफ्टिंग होते वो होते हम वो करते हैं अपेंडिसाइटिस में। तो सेम उसी तरह जब पेन होता है एब्डोमेन में, तो रिस्ट्रेन करते हैं लेग्स को। और फिस्ट क्लेंचिंग होगी, ये देखिए इन्होंने लिखा है नी टू चेस्ट पोजीशन, ठीक है। और फिस्ट क्लेंचिंग, लेग स्टिफनिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आर्चिंग द बैक, यानी अपनी कमर को ना आर्च से बनाए, जिस तरह टीटी में होते हैं ना आप स्टिटोनस पोजीशन, सेम उसी तरह करेगा। फेशियल फ्लशिंग होगी, ये हमारे साथ क्या है, इन्फेंटाइल कोलिक साइन सिम्टम है, ठीक है। तो हम जस्ट रीअश्योर करेंगे कि चीज की देने की जरूरत नहीं है। 6 वीक से स्टार्ट होती है, 6 मंथ पे खत्म होती है।
नीचे सारे क्वेश्चन उसी का है। इस तरह होगा कि वो लार्ज लेटर्स को पास करेगा, ठीक है, हवा को, ठीक है। तो जब आप ना जो लेग होते हैं नी कुछ इस पोजीशन पे रखेंगे, तो इसी तरह इसकी ट्रीटमेंट भी इसी तरह करना चाहिए कि वो जो गैस जमा हो जाती है उस वजह से कोलिक होती है, तो वो जब रिलीज हो जाता है तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बेबी 4 month distended abdomen, stool yellow and it becomes the color more after birth he passed stool। ये कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें दी है कि बच्चा महीनों का बच्चा है, उसको उसकी स्टूल येलो रहती है। तो किया है कि एलर्जी टू फार्मूला मिल्क, ये क्वेश्चन पूरा नाम नीचे आ जाए। इन्फेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर द टेक बोतल फीडिंग एंड कंप्लेनिंग फ्रॉम कंस्टिपेशन इन डिस्टिंक्ट। देखिए अक्सर माँ आजकल अ, गाय की दूध शुरू कर देते हैं बच्चे को, जो कि बच्चा वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एज ए रिजल्ट क्या होती है, कंस्टिपेशन हो जाती है। जब कंस्टिपेशन होगी तो पेन होगा और बच्चा रोएगा। तो हमारा एक प्रोफेसर था, वो अक्सर माँ को बोलता था कि गाय की दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस की दूध भैंस के बच्चे के लिए, और इंसान की दूध इंसान के बच्चे के लिए। तो वो नहीं देनी चाहिए फर्स्ट ईयर में या 6 मंथ, पहले 6 मंथ में बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता बच्चा। अच्छा, नेक्स्ट है child 12 months ago on breastfeeding for first 9 months, they used bottle feeding for another 3 months, came with symptom and sign of anemia with splenomegaly। देखिए जो गोट मिल्क या काव मिल्क देते हैं ना, काव स्पेशली काव मिल्क, तो उसी की वजह से हमारे साथ बच्चों में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकती है, या हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो उसमें क्या होती है, टारगेट सेल आते हैं। आप अगर जब वो करते हैं ना, ब्लड स्मीयर्स करते हैं, तो उसमें हमारे साथ क्या होती है, टारगेट सेल होते हैं। अच्छा, और ऊपर हमने सिकल सेल में क्या पढ़ा कि रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा हो गई, यहाँ पे रेटिकुलोसाइट काउंट आपको कम मिलेगी, ठीक है, सॉरी नॉर्मल मिलेगी। ये देखिए रेटिकुलोसाइट काउंट, काउ मिल्क देने के बाद ये हो सकता है कि हमारे साथ बच्चों में आयरन डिफिशियंसी नहीं हो सकते हैं, तो फिर हम आयरन सप्लीमेंट देंगे। मदर कंप्लेन चाइल्ड स्पिटिंग आफ्टर ईच फीड काउ मिल्क, ऑलरेडी हमने पढ़ा। बेबी लेट स्पिट इट अप आफ्टर फीडिंग, फिर वही क्वेश्चन है, लेट द मदर टाइम स्पेंड porcine will wear the head of baby after feeding। नीचे है 1 month old baby with shortness of breath, low grade fever, tachypnea, prolonged expiratory phase, and in chest X-ray there is bilateral infiltration. Symptoms the most common to be presented in this condition। अच्छा, ये इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लो ग्रेड फीवर है। एक हमारे साथ लो ग्रेड फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ अगर लो ग्रेड फीवर आ जाए ना, तो ये हमारे साथ एटिपिकल या वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकती है। और साथ क्या है, टिकिपनिया है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज है, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे में बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन है। तो जब पुअर फीडिंग हो रही हो उस दौरान हमारे साथ क्या हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। चाइल्ड शिफ्ट टू काउ मिल्क पेल विद वेट लॉस, काउ मिल्क देंगे तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। नीचे आ जाए, चाइल्ड विद ड्रिंकिंग 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क, वही चाइल्ड took tablets came black vomiting most likely material ingested। देखिए आयरन सप्लीमेंट जो लेते हैं ना, उनकी स्टूल ब्लैक हो सकती है, या अगर वोमिट करे तो वोमिट भी हमारे साथ किस तरह आएगी, ब्लैक कलर की। तो अगर आपको कोई केस दे कि एक पेशेंट है आयरन सप्लीमेंट पे है, उसकी स्टूल ब्लैक है या वोमिट ब्लैक है, तो वो काज क्या हो सकती है, आयरन। Child who is lethargic and losing his concentration, HB is 10.5, what to give। HB कम है तो हम क्या देंगे, ओरल
आयरन सप्लीमेंट देंगे यानी फेरस सल्फेट। सिरप फिलोसॉफ्ट या आइबरेट के नाम से आते हैं। न्यूनेट इन फर्स्ट रूटीन विजिट had low hemoglobin 105 and gave oral sulfate in this visit, also low HB। देखिए ऑलरेडी बच्चे को आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बावजूद एचपी लो है, इसका मतलब क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? सीरम फेराटिन को और सीरम आयरन को देखेंगे, टीआईबीसी को देखेंगे, आयरन प्रोफाइल्स करेंगे। ठीक है। और मैंने बताया कि अगर कोई क्रोनिक डिजीज चल रही हो उसमें हमारे साथ फेराटिन नॉर्मल होगी और आयरन कम होगी। और इसके अलावा हम एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं टू रूल आउट थैलेसीमिया। ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क रिच इन प्रोटीन, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स आईजीए, यानी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन सी दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होती है बच्ची को, वो है आईजीए। toddler with pigmentation in his teeth, they describe the location between blah 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 diagnosis। देखिए एक बच्चा जब बोतल पीते वक्त सो जाता है, ठीक है, और मुंह में बोतल उसी तरह पकड़ लेता है, तो इस रिजल्ट हमारे साथ क्या होते हैं? टीथ डिस्कलरेशन होती है। 9 years old newborn come with jaundice only in the face, not extended to the rest of the body। देखिए जॉन्डिस को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जॉन्डिस हमारे साथ किस तरह होती है? एक हमारे साथ है प्री हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक। क्या होते हैं कि जब आरबीसी की ब्रेक डाउन हो जाती है वहां से बिलरुबिन बिलवारिन वो सारी मेटाबॉलिज्म जब होती है, तो एंड प्रोडक्ट जो होती है हमारे साथ बिलरुबिन होती है। बिलरुबिन ब्लड से आके एंटर होता है लीवर में। लीवर में एक एंजाइम है अल्फा ग्लूकोरानाइल ट्रांसफरेज, वहां पे इसकी कंजुगेशन होती है। तो जब इसकी कंजुगेशन हो जाती है कुछ परसेंट ये स्टूल में निकल जाता है बाहर, और कुछ दोबारा जीआईटी में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल इसी तरह होता है। बाद औकात के होते हैं कि अगर लीवर से पहले यानी प्री हेपेटिक कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा हो, तो उसको हम प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। किस तरह? लाइक आर्टी इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है। एक पेशेंट है उसको हेमोलिटिक एनीमिया यानी आरबीसी की ब्रेकडाउन डाउन ज्यादा होगी तो बिलिरुबिन भी ज्यादा होगा, एज रिजल्ट हमारे साथ जॉन्डिस आएगा। ठीक है। यानी हेमोलिटिक काज हो सकती है, ब्लड रिलेटेड काज हो सकती है कि अगर वहां पे कोई सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया या कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे साथ जॉन्डिस हो सकती है। दूसरा है हेपेटिक। हेपेटिक में यानी अल्फा ग्लूकोरानाइल ट्रांसफरेज की कंजुगेशन में कोई मसला आ जाए, तब भी हमारे साथ क्या आएगी? बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा होगी, रिजल्ट जॉन्डिस आएगा। अच्छा, 3 सिंड्रोम है, एक है क्रेगलर नजार सिंड्रोम, एक है गिलबर्ट सिंड्रोम और एक है टोबिन जॉनसन सिंड्रोम। तीनों को कैसे याद रखें? देखिए क्रेगलर नजार C4, क्रेगलर C4 कांट कंजुगेट, यानी मसला कहाँ पे है? कंजुगेशन में, अल्फा ग्लूकोरानाइल ट्रांसफरेज में। ठीक है। क्रेगलर नजार में क्या होता है? जेनेटिकली यानी बाय बर्थ क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा ग्लूकोरानाइल ट्रांसफरेज या जीडीपी एक एंजाइम वो ना हो तो क्या होता है? कंजुगेशन नहीं होती। D4 डिपार्टमेंट, D4 डोबेन जॉनसन, मतलब जब कंजुगेशन हो जाए, कंजुगेशन होने के बाद लीवर से बाहर निकलती है थ्रू हेपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट और फिर आगे जाती है। अगर एग्जिट चैनल में मसला हो, एग्जिट चैनल में मसला हो, वहां वो बंद हो, वहां पे कोई मसला आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। कौन सी रह गई? गिलबर्ट सिंड्रोम। G4 गिलबर्ट G4 कांट गेट इनटू यानी अंदर जा नहीं पा रहा, बिलिरुबिन अंदर जा नहीं पा रहा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी हमारे साथ बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा हो जाती है, इस रिजल्ट हमारे साथ जॉन्डिस आ जाती है। और वो जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है ना, उसमें हमारे साथ क्या होता है?
उसमें ALP रेज होगा, ALP रेज होगा। और हेपेटिक जॉन्डिस में आपके साथ क्या होगा, AST ALT रेज होंगे, ठीक है। और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब ज्यादा होगा तो हमारे साथ वो प्री हेपेटिक कहा जाए। अच्छा, दूसरी, ये जॉन्डिस ये हमने पढ़ ली। तीसरी जॉन्डिस है जो नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, वो हमारे साथ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में क्या होता है कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में स्टार्ट होती है और 1 से 2 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और वो जॉन्डिस इतनी सीवियर नहीं होती कि ट्रीटमेंट की जरूरत हो या डायग्नोसिस बनाने के लिए टेस्ट वगैरह करना पड़े, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस अपीयर इन फर्स्ट वीक। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस वही क्वेश्चन है। बेबी विद टूथ डिस्कलरेशन, बोटल डेंटल केरीज, ठीक है। टूथ डिस्कलरेशन क्यों होती है, जब हमारे साथ, देखिए, जब बोतल साफ ना हो, बच्ची को जिस बोतल से फीड करवा रहे हैं, अगर वो बोतल साफ ना हो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके नीचे के टूथ में बैठ सकते हैं और केरीज बन सकती है वहां पे, रिजल्ट इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए सफाई का ख्याल रखना चाहिए। 2 month old baby wakes at night and cries for 1 to 2 hours was happening several times. He is fine at what age? This usually occur. वही infantile colics का केस है। 6 weeks स्टार्ट होती हैं 6 month तक, तो जस्ट रीअश्योर करेंगे। 2 month, ये तो बड़ा। 8 year old boy wet his bed at night causes detrusal muscle। देखिए, ब्लेडर ने, अब यूरिनरी ब्लेडर में हमारे साथ मसल है ड्यूट्रूसर मसल। ड्यूट्रूसर मसल का काम है कंट्रैक्शन, ब्लेडर की कंट्रैक्शन करवाना। अगर वो वीक हो जाए तो एज रिजल्ट हमारे साथ ये होती है यूरिन इनकॉन्टिनेंस या बच्चों में बेड वेटिंग होती है। नाइट बेड वेटिंग कंसिडर नॉर्मल टिल 5। यहाँ पे 5 दिया है, कहीं पे 7 years दिया हुआ है, तो ये मुझे नहीं पता कि कंफर्म अब कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी टू डू इन केस ऑफ एन्यूरिज्म इन चाइल्ड, क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन। मोस्ट वरीइंग साइन ऑफ चाइल्ड एब्डोमिनल पेन, लेट नाइट पेन। अगर एक बच्चे को ना पेन होता है नाइट स्टार्ट में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फंक्शनल होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे बहाने वगैरह बनाते हैं या स्ट्रेस की वजह से। लेकिन अगर वो सो जाए लेट नाइट पेन होती है, तो वो हमारे साथ क्या है, कोई डिजीज हो सकती है, उसको हम फिर रूल आउट करेंगे, तो दैट्स मोस्ट वरीइंग साइन। देखिए, नॉट पेन फॉर मोर देन 10 मिनट at early, it is mostly congenital adrenal hyperplasia, but this there is dehydration, the unique question है। A baby girl complain of dehydration and clitoromegaly signs of dehydration। नेक्स्ट टिप क्या है, नेक्स्ट टिप हमारे साथ ये CAH का केस है। CAH में ये के मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रेशन लेंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है। और CAH में क्या होता है हमारे साथ, एंजाइम्स हैं उनकी डिफिशियंसी होती है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है। और इज अ रिजल्ट हमारे साथ क्लाइटोरिनिगेली या एम्बेगुस जेनिटिलिया, ये सारी चीजें आ सकती है, या एनीमिया के साथ फीमेल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। सीएच में 3 एंजाइम होती है, एक है 21, एक है 11, एक है 17। अगर 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। और अगर, और इसमें होता है सोडियम की, सोडियम इसमें लो होती है, 71 में, सॉरी 21 में सोडियम लो होती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब सोडियम लो होगी तो हमारे साथ क्या होगी, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है। तो 21 हमारे साथ दो सोडियम हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करिए, और ट्रीट किस तरह करेंगे, स्टेरॉइड के साथ, ठीक है। बल्कि सारे जितने भी एंजाइम है स्टेरॉइड के साथ ट्रीट करेंगे। लेकिन जो 11 है और 17 हाइड्रोक्सीलेज है, उनमें हमारे साथ सोडियम की लेवल हाई होगी, और उसमें
हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। और उसमें भी हम क्या देंगे, स्टेरॉयड देंगे। नेक्स्ट है, old male present with acute confusion state in postural hypertension investigation just hyperglycemia, what is the next step? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फ्लूइड या हार्ड हार्ड पर। पहले हम, जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आए, हम सबसे पहले फ्लूइड देते हैं, उसके बाद डायग्नोज बनाते हैं, उसके बाद बाकी जो चीजें होती है वो भी देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या देते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन। अच्छा, ये काफी है इंशाल्लाह। कल हार्ट डिजीज को स्टार्ट कर लेंगे। और कल शायद मैं गांव चला जाऊं। तो अगर मैं हमारा गांव थोड़ा दूर है, अगर टाइम पे पहुंचा, लेकिन मुश्किल है। अगर ना हो तो फिर कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी इंशाल्लाह। ईद के दिन भी क्लास लेंगे, अगर आप लोग अल्लाह का लेना नाम चाहते लो यार, ईद के दिन इतने काम होते हैं, क्लास किधर हो गए। हैं। किस चीज का मुझे डॉक्टर हम्म, साहब? ईद के दिन इतने काम होते हैं, गोश्त कौन खाएगा। हाँ, ईद के दिन क्लास क्लास नहीं है। हाँ, चुटिया, चुटिया तो बच्चे करते हैं, तीन आप दिन तो तीन बच्चे दिन नहीं। देखो, 3 दिन। हम बच्चे ही है ना, हमने कौन सी शादियां की है, बच्चे फिर रहे हैं। हाँ। हाँ, हम तो अभी चलो ठीक है, 18 साल ईद के के। दिन। हाँ, चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल अगर ना हुआ तो, अगर मैं ट्राई करता हूँ तो, अगर मैं टाइम पे पहुंचा या अगर मैं रात को ले सकता हूँ तो फिर ले सकूंगा, अगर नहीं तो फिर परसों लेंगे क्लास, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। ओके।